Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I welcome all of you to another session of most important MCQs on the Cooperative Societies Rules 1927 by Smart Papers. And I hope you will be having a great day inshallah. आज के सेशन में हम क्वेश्चन नंबर 81 से जो है वो ऑनवर्ड हम करेंगे. तो आइए चलते हैं, स्टार्ट करते हैं. The very first question is, according to Rule 26, when can a society distribute funds as bonus or dividend among members? Option A है हमारे पास any time during the year. Option B है only with registrar's sanction and after debiting all expenditure. Option C है after members' approval in general meeting. Option D है only if profits exceed 50%. तो याद रखिए, रूल 26 के मुताबिक कोई भी सोसाइटी अपने मेंबर्स में बोनस या डिविडेंड तभी तकसीम कर सकती है जब रजिस्ट्रार की इजाज़त हो और सारे अखराजात जो हैं वो एनुअल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट किए जा चुके हों. तो फिर से क्या जवाब होगा? ऑप्शन बी, ओनली विद रजिस्ट्रार सैंक्शन एंड आफ्टर डेबिटिंग ऑल एक्सपेंडिचर. नेक्स्ट है जी क्वेश्चन नंबर 82, जिसमें वो कहता है अंडर रूल 26 व्हाट एक्सेप्शन एग्जिस्ट्स रिगार्डिंग लॉसेस फ्रॉम बैड डेट्स. ऑप्शन ए हमारे पास दे मस्ट ऑलवेज बी डेबिटेड. ऑप्शन बी है दे कैन बी डिडक्टेड फ्रॉम बैड डेट रिजर्व और रिजर्व फंड विद सैंक्शन. ऑप्शन सी है दे कैन बी इग्नोर्ड कम्प्लीटली. और ऑप्शन डी है दे कैन बी एडजस्टेड इन द नेक्स्ट ईयर विदाउट अप्रूवल. तो आपने याद रखना है कि रूल 26 में ये वाज़ेह तौर पर बताया गया है कि बैड डेट्स को लाजमी डेबिट करने की ज़रूरत नहीं होती, बल्कि ये रिज़र्व फ़ंड या बैड डेट रिज़र्व से एडजस्ट किए जा सकते हैं बशर्ते कि रजिस्ट्रार की जो है वो परमिशन हो. तो फिर से क्या जवाब होगा? ऑप्शन बी, दे कैन बी डिडक्टेड फ्राम बैड डेट रिज़र्व और रिज़र्व फंड विद सैंक्शन. नेक्स्ट है जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 83, जिसमें वो कहता है अकॉर्डिंग टू रूल 26A व्हेन कैन अ सोसाइटी कंट्रीब्यूट टू द एक्सपेंसेस ऑफ अ कोऑपरेटिव कॉन्फ्रेंस. ऑप्शन ए हमारे पास ऑलवेज. ऑप्शन बी है ओनली व्हेन द कॉन्फ्रेंस इज हेल्ड बाय एन ऑथोराइज्ड सोसाइटी. ऑप्शन सी है इफ़ मेजॉरिटी मेंबर्स अग्री. ऑप्शन डी है व्हेन प्रॉफिट्स अलाउ एक्स्ट्रा फंड्स. तो याद रखिएगा, रूल 26A के मुताबिक सोसाइटी सिर्फ उसी वक्त कॉन्फ्रेंस के एक्सपेंसेस में हिस्सा डाल सकती है जब वो कॉन्फ्रेंस किसी ऐसी सोसाइटी के तहत मुनक़िद हो जो अपने बाई लाज के ज़रिए ऑथराइज्ड हो. तो फिर से क्या जवाब होगा? ऑप्शन बी, ओनली व्हेन द कॉन्फ्रेंस इज़ हेल्ड बाय एन ऑथराइज्ड सोसाइटी. नेक्स्ट है जी क्वेश्चन नंबर 84, जिसमें वो कहता है विच अथॉरिटी हैज़ द राइट टू ऑडिट अकाउंट ऑफ अ कोऑपरेटिव कॉन्फ्रेंस. ऑप्शन ए हमारे पास जनरल बॉडी. ऑप्शन बी है रजिस्ट्रार और हिज ऑथराइज्ड पर्सन. ऑप्शन सी है फेडरल गवर्नमेंट. ऑप्शन डी है स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान. तो याद रखिएगा, रूल 26A में ये वाज़ेह तौर पर बताया गया है कि कॉन्फ्रेंस के अकाउंट्स के ऑडिट का जो राइट है वो रजिस्ट्रार के पास होता है या फिर उसके मुकर्रर करदा शख्स को होता है. ठीक है, जिसे वो ऑथराइज़ करेगा सिर्फ उसी को. तो फिर से क्या जवाब होगा? ऑप्शन बी, रजिस्ट्रार और हिज ऑथराइज्ड पर्सन. नेक्स्ट है जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 85, जिसमें पूछता है अंडर रूल 27 इन विच ऑफ द फॉलोइंग कैन अ सोसाइटी इन्वेस्ट इट्स फंड्स विद रजिस्ट्रार्स सैंक्शन. ऑप्शन ए हमारे पास इन स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान शेयर्स. ऑप्शन बी है इन लैंड और बिल्डिंग्स परचेज और लीज. ऑप्शन सी है इन कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग्स फॉर बिजनेस एडवांटेज. ऑप्शन डी है ऑल ऑफ द अबव. तो ऐसा है कि रूल 27 के मुताबिक सोसाइटी अपने फ़ंड्स को स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के शेयर्स, ज़मीन या फिर कोई इमारत ख़रीदने या लीज़ करने या बिल्डिंग्स की कंस्ट्रक्शन में इन्वेस्ट कर सकती है बशर्ते कि ये बिज़नेस के लिए फ़ायदेमंद हो और सबसे इम्पोर्टेंट ये कि रजिस्ट्रार की इजाज़त हो. तो फिर से क्या जवाब होगा? ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव. नेक्स्ट है जी क्वेश्चन नंबर 86, जिसमें वो कहता है अकॉर्डिंग टू रूल 28 वेयर कैन द रिजर्व फंड ऑफ अ सोसाइटी बी यूज्ड. ऑप्शन ए हमारे पास ओनली फॉर चैरिटी पर्पस. ऑप्शन बी है ओनली डिपॉजिटेड इन बैंक्स. ऑप्शन सी है यूटिलाइज्ड इन सोसाइटीज़ बिजनेस और इन्वेस्टेड इन ऑथराइज्ड वेज. ऑप्शन डी है डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग मेंबर्स. तो याद रखिएगा, रूल 28 के मुताबिक रिज़र्व फंड को या तो सोसाइटी के बिज़नेस में इस्तेमाल किया जा सकता है या फिर सेक्शन 37 में दिए गए
जो ऑथराइज्ड तरीके हैं उनसे इन्वेस्ट किया जा सकता है। तो फिर इसका क्या जवाब होगा? ऑप्शन सी, यूटिलाइज इन सोसाइटीज़ बिजनेस और इन्वेस्टेड इन ऑथराइज्ड वेज। नेक्स्ट है जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 87, जिसमें वो कहता है व्हाट इज़ द बिल्डिंग फंड अंडर रूल 28A। ऑप्शन ए हमारे पास अ फंड क्रिएटेड फॉर रिपेयरिंग बिल्डिंग्स। ऑप्शन बी है अ फंड फॉर कंस्ट्रक्टिंग बिल्डिंग्स ऑफ द सोसाइटी। ऑप्शन सी है अ कंपल्सरी कॉमन टैक्स। ऑप्शन डी है अ रिजर्व फॉर पेइंग सैलरीज। तो आपने याद रखना है कि रूल 28A के मुताबिक बिल्डिंग फ़ंड वो रकम है जो सोसाइटी अपनी बिल्डिंग्स की कंस्ट्रक्शन के लिए जो है वो बनाती है। अगर ये इस्तेमाल ना हो तो रिज़र्व फ़ंड की तरह बिज़नेस में या इन्वेस्टमेंट में इस्तेमाल हो सकती है। तो फिर इसका क्या जवाब होगा? ऑप्शन बी, अ फंड फॉर कंस्ट्रक्टिंग बिल्डिंग्स ऑफ द सोसाइटी। नेक्स्ट है जी क्वेश्चन नंबर 88, जिसमें वो कहता है अकॉर्डिंग टू रूल 29 हु हैज़ द अथॉरिटी टू लेवी ऑडिट फीस ऑन ऑल सोसाइटीज़। ऑप्शन ए है हमारे पास फेडरल गवर्नमेंट। ऑप्शन बी है प्रोविंशियल गवर्नमेंट। ऑप्शन सी है रजिस्ट्रार विद प्रोविंशियल गवर्नमेंट सैंक्शन। ऑप्शन डी है जनरल बॉडी ऑफ सोसाइटी। तो याद रखिएगा 29 नंबर जो रूल है उसके मुताबिक ऑडिट फ़ीस लगाने का इख्तियार रजिस्ट्रार को प्रोविंशियल गवर्नमेंट की परमिशन के साथ हासिल है। ठीक है, तो फिर से क्या जवाब होगा? ऑप्शन सी, रजिस्ट्रार विद प्रोविंशियल गवर्नमेंट सैंक्शन। नेक्स्ट है जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 89, जिसमें वो पूछता है व्हाट इज़ द मैक्सिमम ऑडिट फ़ी रेट फॉर एन एग्रीकल्चरल कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी अंडर रूल 29। ऑप्शन ए है हमारे पास 1% ऑफ वर्किंग कैपिटल। ऑप्शन बी है 3/4% ऑफ वर्किंग कैपिटल। ऑप्शन सी है 5/8% ऑफ वर्किंग कैपिटल और ऑप्शन डी है 1/2% ऑफ वर्किंग कैपिटल। तो याद रखिएगा रूल 29 के मुताबिक एग्रीकल्चरल कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी पर ऑडिट फ़ी ज़्यादा से ज़्यादा 5/8% ऑफ वर्किंग कैपिटल के हिसाब से लग सकती है। तो फिर इसका क्या जवाब होगा? ऑप्शन सी, 5/8% ऑफ वर्किंग कैपिटल। 90 में वो पूछता है हाउ आर द प्रोसीड्स ऑफ ऑडिट फीस यूटिलाइज्ड अकॉर्डिंग टू रूल 29। ऑप्शन ए हमारे पास डिपॉजिटेड इन गवर्नमेंट ट्रेजरी ओनली। ऑप्शन बी है यूज्ड फॉर रजिस्ट्रार्स पर्सनल एक्सपेंसेस। ऑप्शन सी है एम्प्लॉयड टू मेंटेन स्टाफ फॉर ऑडिटिंग सोसाइटीज़। ऑप्शन डी है डिस्ट्रीब्यूटेड एज बोनस टू मेंबर्स। तो याद रखिएगा रूल नंबर 29 के मुताबिक ऑडिट फ़ीस से जो रकम हासिल होती है उसको ऑडिट स्टाफ की तनख्वाहों और अखराजात यानी जो सैलरीज़ हैं और एक्सपेंसेस पर इस्तेमाल किया जाता है ताकि सोसाइटीज़ के अकाउंट्स का ऑडिट किया जा सके। तो फिर इसका क्या जवाब हुआ? ऑप्शन सी, एम्प्लॉयड टू मेंटेन स्टाफ फॉर ऑडिटिंग सोसाइटीज़। नेक्स्ट है जी 91, जिसमें वो कहता है अंडर रूल 31(1) when can a consumer's society arrange for its own audit independently। ऑप्शन ए हमारे पास इफ़ इट्स वर्किंग कैपिटल एक्सीड्स ₹25,000। ऑप्शन बी है इफ़ इट्स वर्किंग कैपिटल एक्सीड्स ₹50,000। ऑप्शन सी है ऑलवेज विदाउट एनी कंडीशन। ऑप्शन डी है ओनली विद रजिस्ट्रार्स अप्रूवल। तो आपने याद रखना है रूल 31 के मुताबिक ऐसी कंज्यूमर सोसाइटी जिसका वर्किंग कैपिटल 50,000 रुपीज़ से ज़्यादा हो वो अपना ऑडिट खुद करा सकती है। तो फिर से क्या जवाब होगा? ऑप्शन बी, इफ़ इट्स वर्किंग कैपिटल एक्सीड्स ₹50,000। 92 में वो कहता है बाय व्हाट डेट मस्ट अ कंज्यूमर सोसाइटी इन्फॉर्म द रजिस्ट्रार इफ़ इट अरेंजेस इट्स ओन ऑडिट। ऑप्शन ए हमारे पास 1 जनवरी। ऑप्शन बी है 1 अप्रैल। ऑप्शन सी है 1 मई। ऑप्शन डी है 31 दिसंबर। तो याद रखिएगा रूल 31 के मुताबिक अगर कंज्यूमर सोसाइटी अपना ऑडिट खुद कराए तो उसे हर साल 1 मई से पहले रजिस्ट्रार को इतला देना लाजमी है। तो फिर से क्या जवाब हुआ? ऑप्शन सी, 1 मई। नेक्स्ट है जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 93, जिसमें वो पूछता है हु डिसाइड्स डिस्प्यूट्स रेफर्ड अंडर सेक्शन 54 इफ़ पार्टीज डू नॉट आस्क फॉर आर्बिट्रेशन विद इन 15 डेज। ऑप्शन ए हमारे पास कोर्ट ऑफ लॉ। ऑप्शन बी है रजिस्ट्रार हिमसेल्फ। ऑप्शन सी है आर्बिट्रेशन कमेटी ऑटोमेटिकली। ऑप्शन डी है प्रोविंशियल गवर्नमेंट। तो रूल 32 के मुताबिक अगर किसी डिस्प्यूट में पार्टीज़ 15 दिन में आर्बिट्रेशन ना मांगें तो रजिस्ट्रार जो है वो खुद फैसला करता है। तो इसका क्या जवाब हुआ? ऑप्शन बी, रजिस्ट्रार हिमसेल्फ।
नेक्स्ट है जी 94, जिसमें वो कहता है इफ़ आर्बिट्रेशन इज़ रिक्वेस्टेड हाउ मेनी आर्बिट्रेटर्स आर अपॉइंटेड अंडर रूल 32। ऑप्शन ए हमारे पास 1, ऑप्शन बी है 2, ऑप्शन सी है 3, ऑप्शन डी है 4। तो ऐसा है कि रूल 32 के मुताबिक आर्बिट्रेशन की सूरत में 3 आर्बिट्रेटर्स मुकर्रर किए जाते हैं और रजिस्ट्रार इसका नॉमिनी चेयरमैन होता है। तो फिर सी जो है वो राइट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट है जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 95, जिसमें वो कहता है हु अपॉइंट्स अ नॉमिनी फॉर डिस्प्यूट्स इन अ स्पेसिफाइड एरिया अंडर रूल 33। ऑप्शन ए हमारे पास जनरल बॉडी ऑफ सोसाइटी, ऑप्शन बी है प्रोविंशियल गवर्नमेंट, ऑप्शन सी है रजिस्ट्रार बाय स्पेशल ऑर्डर, ऑप्शन डी है आर्बिट्रेटर्स जॉइंटली। तो याद रखिएगा रूल 33 के मुताबिक रजिस्ट्रार अपने स्पेशल ऑर्डर से किसी एरिया के लिए नॉमिनी मुकर्रर कर सकता है ताकि डिस्प्यूट्स हल किए जा सकें। तो इसका क्या जवाब हुआ? ऑप्शन सी रजिस्ट्रार बाय स्पेशल ऑर्डर। 96 में वो कहता है अंडर रूल 34 हु हैज़ द पावर टू ऑर्डर द एक्सपेंसेस ऑफ आर्बिट्रेशन टू बी पेड। ऑप्शन ए हमारे पास ओनली रजिस्ट्रार, ऑप्शन बी है रजिस्ट्रार और हिज नॉमिनी एंड आर्बिट्रेटर्स, ऑप्शन सी है आर्बिट्रेटर्स ओनली, ऑप्शन डी है मैनेजिंग कमेटी। तो याद रखिएगा रूल 34 के मुताबिक रजिस्ट्रार, उसका नॉमिनी या आर्बिट्रेटर्स फैसला कर सकते हैं कि आर्बिट्रेशन के अखराजात सोसाइटी के फ़ंड से या मुतल्लिका पार्टियों से वसूल होंगे। तो इसका क्या जवाब हुआ? ऑप्शन बी रजिस्ट्रार और हिज नॉमिनी एंड आर्बिट्रेटर्स। नेक्स्ट है 97, जिसमें वो कहता है अकॉर्डिंग टू द रूल 34 हु मे फिक्स द फीस टू बी पेड टू द रजिस्ट्रार्स नॉमिनी। ऑप्शन ए हमारे पास गवर्नमेंट, ऑप्शन बी है रजिस्ट्रार, ऑप्शन सी है सोसाइटी, ऑप्शन डी है कमेटी ऑफ आर्बिट्रेटर्स। तो रूल 34 के मुताबिक रजिस्ट्रार के पास ये अथॉरिटी होती है कि नॉमिनी की फ़ीस तय करे जो आर्बिट्रेशन के अखराजात में से दी जाएगी। तो फिर क्या जवाब हुआ इसका? ऑप्शन बी रजिस्ट्रार। नेक्स्ट है जी 98, जिसमें वो कहता है बिफोर रेफरिंग अ डिस्प्यूट अंडर सेक्शन 54 व्हाट मे द रजिस्ट्रार रिक्वायर। ऑप्शन ए हमारे पास रिटन अंडरटेकिंग, ऑप्शन बी है डिपॉजिट ऑफ प्रोबेबल एक्सपेंसेस ऑफ आर्बिट्रेशन, ऑप्शन सी है अप्रूवल ऑफ आर्बिट्रेटर्स, ऑप्शन डी है कोर्ट ऑर्डर। तो आपने याद रखना है कि रूल 34A के मुताबिक डिस्प्यूट रेफ़र करने से पहले रजिस्ट्रार प्लेंटिफ से आर्बिट्रेशन जो है उसके मुतवक्को अखराजात का डिपॉजिट मांग सकता है। तो इसका क्या जवाब हुआ? ऑप्शन बी डिपॉजिट ऑफ प्रोबेबल एक्सपेंसेस ऑफ आर्बिट्रेशन। आगे जी क्वेश्चन 99, जिसमें वो कहता है अंडर रूल 35 द रजिस्ट्रार और नॉमिनी मस्ट रिकॉर्ड एविडेंस इन। ऑप्शन ए हमारे पास उर्दू ओनली, ऑप्शन बी है इंग्लिश और वर्नैक्युलर, ऑप्शन सी है रीजनल लैंग्वेज ओनली, ऑप्शन डी है लैटिन। तो ऐसा है कि रूल 35 में ये लिखा हुआ है कि एविडेंस को इंग्लिश या वर्नैक्युलर में दर्ज किया जाएगा ताकि रिकॉर्ड जो है मुकम्मल हो। दूसरा क्या जवाब होगा? ऑप्शन बी इंग्लिश और वर्नैक्युलर। आगे जी हमारे पास सेशन का आखिरी क्वेश्चन, जिसमें वो कहता है इफ़ एनी पार्टी ड्यूली समन्ड फेल्स टू अपीयर इन आर्बिट्रेशन व्हाट मे हैपन। ऑप्शन ए हमारे पास केस डिसमिस्ड, ऑप्शन बी है केस पोस्टपोन्ड इंडेफिनेटली, ऑप्शन सी है एक्स पार्टी डिसीशन, ऑप्शन डी है कोर्ट रेफरल। तो यहाँ पर मैं आपको बताता चलूँ कि रूल 35 के मुताबिक अगर कोई पार्टी पेश ना हो तो डिस्प्यूट एक्स पार्टी फ़ैसला किया जा सकता है, यानी यक तरफा जो है वो फ़ैसला किया जा सकता है। तो इसका क्या जवाब होगा? ऑप्शन सी एक्स पार्टी डिसीजन। तो ये था जी आज का 5th सेशन। उम्मीद करता हूँ आप लोगों ने काफ़ी कुछ सीखा होगा। अपने कमेंट से, अपने फीडबैक से ज़रूर आगाह कीजिएगा। इंशाल्लाह और बहुत सी दूसरी जॉब्स के लिए हेल्पिंग कंटेंट के साथ जल्द आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।